Hello students, we are going to study chemical reaction and equation. This is first chapter of chemistry class 10th NCERT. स्टूडेंट्स हम लोग पहले चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th NCERT की बुक से, साइंस की बुक से, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। स्टूडेंट्स, इस संसार में ढेर सारे परिवर्तन होते हैं, कई परिवर्तन होते हैं और परिवर्तन से ही इस संसार की क्रियाकलाप आगे बढ़ती है और संसार एक नए प्रारूप में नजर आता है। स्टूडेंट्स, उन्हीं प्रारूपों को, उन्हीं परिवर्तनों को हम लोग बोलते हैं रसायन विज्ञान में अभिक्रियाएं। तो आज हम अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, मैं बताना चाहूँगा जो अभिक्रियाएं होती हैं या जो भी परिवर्तन होती हैं वो मूलतया कंपाउंड में होती हैं, यानी कि यौगिक। और यौगिक किसे कहते हैं मैं बता दूं आपको, आप भी यौगिक हैं, जल भी एक यौगिक है। तो यौगिक है क्या? जब तत्वों को निश्चित रूप से मिला दिया जाता है, जब तत्वों को निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है तो वो तत्व क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। जैसे H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निश्चित अनुपात होता है 1:8 का, यह एक यौगिक कहलाएगा। ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं। यौगिक की बात करते हैं तो सबसे पहले तत्व आता है। तो तत्व इस संसार का सबसे सूक्ष्मतम रूपों में से एक रूप होता है। इससे भी छोटे अणु और इससे भी छोटा परमाणु होता है। स्टूडेंट, तत्वों के बारे में बात करें तो आज तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है और तत्वों की खोजें हो रही है। तो तत्वों से मिलकर यौगिक बनेंगे और यौगिकों में एक परिवर्तन होगा, ठीक है, जिसे हम रसायन विज्ञान में रासायनिक अभिक्रियाएं बोलते हैं। उसके बारे में हमें स्टडी करना है। स्टूडेंट, मैं बताऊं कि जैसे कि आपके मन के अंदर एक विचार होता होगा कि दो चीज़ों को मिला दीजिए, दो वस्तुओं को मिला दीजिए, दो तत्वों को मिला दीजिए तो वह यौगिक बन जाता है। नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। आप समझो इस बात को। दो पदार्थों को अगर मिलाते हो या दो वस्तुओं को मिलाते हो या चीनी और पानी को मिलाते हो, ऐसा कुछ भी उदाहरण लेते हो, तो मिलाने के बाद जो बनता है उसे आमतौर से आप मिश्रण कह सकते हो, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि इसकी मात्राएं निश्चित है। लेकिन यदि उसकी मात्रा निश्चित हो जाए और उससे कुछ एक नया बने, एक नया सब्सटेंस बन जाए या कुछ नया बने या कुछ बने, तो उसे आप क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। ठीक, समझ में आ गया ना कि आपको ये समझ में आया कि यौगिक में निश्चित अनुपात में पदार्थ मिले होते हैं या एलिमेंट मिले होते हैं, लेकिन मिश्रण में अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं। ठीक, क्लियर? क्लास 9th में जो आप लोगों को एलिमेंट के बारे में बताया गया था, 118 एलिमेंट्स के बारे में, और तत्वों से मिलकर कंपाउंड कैसे बनते हैं, H2O कैसे H2O बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का किस प्रकार से क्रॉस करके हम H2O कंपाउंड बनाते हैं, इसके बारे में हमने क्लास 9th में ब्रीफ स्टडी किया है। लेट अस वी स्टार्ट रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ने से पहले समझ लीजिए अभिक्रियाएं क्या है। तो जब बात करते हैं अभिक्रियाओं की, ध्यान दो, जब बात करते हैं अभिक्रियाओं की तो अभिक्रियाओं से पहले मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा करूंगा। अभिक्रिया का मतलब परिवर्तन होता है। इस संसार में जितने भी उलटफेर होते हैं जिससे भी एक नई चीज़ बनती है वो परिवर्तन है, और परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अभिक्रियाएं कहलाती है। तमाम परिवर्तन होते हैं, जानते ही हैं आप लोग कि नहीं जानते? जैसे कि बल्ब आप यूज करते थे, बल्ब फट जाता था और बल्ब फट जाने के कारण आप लोग ट्यूबलाइट यूज करने लगे, ये एक नया परिवर्तन हुआ। यह भी रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत आएगा। अभी आगे मैं चर्चा करूँगा। स्टूडेंट्स, जैसे आप जब 5 साल के थे तो आपका आकार दूसरा था। आज जब आप 15 ईयर्स के हो गए हैं या 16 ईयर्स के हो गए हैं तो आज आपका आकार, आपकी आवाज़ की स्थिति, बोलने की, बात करने की शैलियाँ तो अलग हो गई। जो आपकी आवाज़ थी, साउंड क्वालिटी, उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। स्टूडेंट, यही परिवर्तन क्या कहलाता है? अभिक्रिया कहलाता है। स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा बेसिक चर्चा आगे कर लूँ आपसे। अभिक्रियाएं या परिवर्तन दो प्रकार से होती हैं, एक रासायनिक परिवर्तन होता है और दूसरा भौतिक परिवर्तन होता है। अब ये रासायनिक परिवर्तन क्या है? मूलतः इस लेसन में हमें रासायनिक परिवर्तन से ही मतलब है, भौतिक परिवर्तन से मतलब नहीं। फिलहाल मैं आपको चर्चा करके बता देता हूँ। जो भौतिक परिवर्तन होता है वो क्या होता है उसके बारे में समझिए। तो सबसे पहले देखिए भौतिक परिवर्तन के बारे में आप समझ लीजिए कि जो परिवर्तन है उसी को हम साइंस की भाषा में अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, रिएक्शन की एक साधारण सी मैं परिभाषा लिखने का प्रयास कर रहा हूं, समझें। जिनमें पदार्थों के ऐसा परिवर्तन
जिनमें पदार्थों के सारी चीजें बदल सकती हैं। संगठन, गुणों कर दीजिए, ढेर सारी क्वालिटी होती है, तथा संरचना, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में बदलाव। अभिक्रियाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिक्रियाएं कहलाती है। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा वर्ड को आप लोग समझिए कि पदार्थों के संगठन, केवल अगर इतना पकड़ लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ये पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में जो बदलाव होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे अभिक्रियाएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभिक्रियाएं। अभिक्रियाओं का सीधा सा मतलब परिवर्तन। और जो ये परिवर्तन होता है, ये दो प्रकार का होता है। ये जो परिवर्तन होता है वो कितने प्रकार का होता है? चेंजिंग, यानी कि जो परिवर्तन होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन, निक परिवर्तन। स्टूडेंट्स, अगर इन चर्चाओं में हम बात करें तो इसको नाभिकीय परिवर्तन भी कहेंगे। नाभिकीय परिवर्तन यानी ऐसा परिवर्तन जो नाभिक के कारण हो, ऐसा परिवर्तन जो नाभिक के कारण हो, जिसमें नाभिक बदल जाए। अब ये नाभिक क्या है? इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं वो सूक्ष्म अणुओं से मिलकर बने होते हैं, और जो सूक्ष्म अणु है वो सूक्ष्म परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं, और परमाणु एक अविभाज्य कण है। अगर बात करें ये परमाणु है तो इसमें दो पार्टीशन होता है, एक ये इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ मूव करते रहते हैं, और एक ये धनात्मक चार्ज यानी कि प्रोटॉन, जिसे आप नाभिक कहते हैं। इसके चारों तरफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। यहाँ पे नाभिक और नाभिक के चारों तरफ जो चक्कर लगाए वो इलेक्ट्रॉन्स, बस इतनी बातें आप इसमें समझिए। तो भौतिक परिवर्तन में नाभिक में परिवर्तन होता है, और रासायनिक परिवर्तन में इलेक्ट्रॉन में बदलाव होता है। इलेक्ट्रॉन की स्थिति में बदलाव होगा तो रासायनिक परिवर्तन, और भौतिक परिवर्तन यानी कि इसके नाभिक में परिवर्तन होता है। स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा बात कम समझ में आ रही होगी, मैं थोड़ा सा सामान्य भाषा में आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें समझिए इस बात, नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनेगा। समझते जाइए, फिर मैं भी क्लियर कर देता हूं। रासायनिक जो परिवर्तन होता है उसमें नया पदार्थ बनता है। अब नया पदार्थ नहीं बनता, इसका मतलब क्या है? जैसे आपका नाम अमन है, या आप अमन है बाय द वे, तो आप अमन ही रहेंगे, चाहे आप 10 वर्ष के हो जाएं और चाहे आप 25 वर्ष के हो जाएं। आप अगर अमन हैं या विपिन है, जो भी है, तो आप वही रहेंगे। XYZ कुछ भी है, इसमें बदलाव कहाँ हुआ? नहीं हुआ। लेकिन इसमें नया पदार्थ बन जाता है। क्या बन जाता है? नया पदार्थ। जैसे ये हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन मिल गया, तो ये क्या बन जाता है? अब इसके बारे में बहुत चर्चा करूंगा। H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु, ठीक है। अब इसमें मैं बहुत ज्यादा चर्चा करने जा रहा हूँ, इसको O2 लिख लेते हैं। और इस तरह से ये कैसे हुआ इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इतनी सी बात बता रहा हूँ कि ये देखिए गैस था, और गैस से ये क्या हो गया? जल बन गया। गैस से क्या बन गया? जल। तो देखिए, पहले तो ये गैस था, लेकिन अब ये जल बन गया। दोनों के गुणधर्म में जमीन आसमान का अंतर है। ये एक नया पदार्थ है, ये एक नया पदार्थ है, नया पदार्थ, लेकिन उसमें नहीं बदलाव हुआ, उसमें वही है, ठीक है। दूसरा उदाहरण ले लो, जैसे मोम। मोम को आप क्या करिए? पिघलाइए, पिघलाइए। मोम अगर पिघलता है तो मोम अगर पिघलेगा तो भी तो मोम ही रहेगा, ठीक है। तो ये एक क्या हो गया? ये क्या हो गया? एक भौतिक परिवर्तन।
और इसमें भी हम अगर मोम का उदाहरण लें तो मोम तो ले लेते हैं, पिघलने के बाद भी वह मोम रहता है। लेकिन स्टूडेंट्स, मोम तो मोम रहता है, लेकिन इसकी मात्रा में थोड़ी कमी आ जाती है। मात्रा में क्या आ जाती है? कमी, यानी इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। अब आप कंफ्यूज हो गए, ऐसा कैसा हो सकता है? ये जो मोम का पिघलना है, मोम का जो पिघलना है, ये दोनों फॉर्मेट में, ये फिजिकल चेंजिंग भी है और केमिकल चेंजिंग भी है। भौतिक परिवर्तन ये इसलिए है, स्टूडेंट्स कॉमन बात है, समझिएगा। भौतिक परिवर्तन ये है इसलिए है क्योंकि ये नया पदार्थ नहीं बनता, और रासायनिक परिवर्तन इसलिए है क्योंकि इसमें समझिए इसकी मात्रा में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। मेरी बात समझ आ रही है? यानी कि मात्रा में कमी भी हो जाएगा। देखिए, मात्रा में अगर कमी हो गई तो भी वह रासायनिक परिवर्तन है। और इसमें क्या होना चाहिए? नया पदार्थ नहीं बनेगा, मात्रा में कमी नहीं होगी, मात्रा में कमी नहीं होगी आमतौर से। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया है, इसमें मात्रा में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिए। ये बेसिक है, ये आपके चैप्टर से बिलोंगिंग नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तीसरी स्थिति और देख लेते हैं। देखिए, अगर आप कोयला का जलना ले लीजिए, ठीक है, तीसरा नंबर ले लीजिए, कोयला का जलना। कोयला का जलना आप कह दीजिए कार्बन है। कार्बन जब जलता है तो क्या होता है? कुछ तो इसकी मात्रा, देखिए कार्बन का जलना कब होता है? जब ये ऑक्सीजन इससे टकराता है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कार्बन जलता है तो क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोयला का जलना क्या है? कोयला का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। उदाहरण ले रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद और समझिए, ये जो होता है इसको फिर से उसी रूप में प्राप्त किया जा सकता है, यानी उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय है, फिर से उसी रूप में प्राप्त किया जा सकता है, उसी रूप में प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, आप ये पानी मिलाते हैं किसके साथ? चीनी के साथ। उसके बाद आप चीनी को अलग और पानी को अलग प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते। आप गर्म कर दीजिए, गर्म करने के बाद जो भाप है वो उड़ के एक साइड में इकट्ठा कर लीजिए, और जो चीनी है वो नीचे लेयर के रूप में बन जाएगी। तो ये चीनी और जल, देखिए इसको बोलेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये क्या है? उत्क्रमणीय। लेकिन ऐसा नहीं है। ये कार्बन और ऑक्सीजन के संपर्क में जो कोयला था वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को आप कोयला नहीं बना सकते। तो यानी कि ये उत्क्रमणीय नहीं है। आप कह सकते हैं यह उत्क्रमणीय 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 नहीं है, यानी कि अनुत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय है। ठीक है, अनुत्क्रमणीय। इतनी चीजें समझ में आ रहा है? देखिए, सारी चीजें आपको क्लियर है, बिल्कुल आपको समझ में आ रही है। अब मैं कुछ आपसे पूछूंगा। अब जैसे ये बर्फ है, हमने लिया और इसको, ये बर्फ से क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। तो ये कैसा परिवर्तन है? ध्यान दीजिए, अगर बर्फ 100 ग्राम का है, इसके बाद ये पानी बनता है, तो भी ये 100 ग्राम का होता है, बचा रहता है। यानी कि ये भौतिक परिवर्तन है। ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। लेकिन एक स्थिति में ध्यान दीजिए, ये पहले जल था, यानी कि ये लिक्विड तरल पदार्थ के रूप में था, और उसके बाद ये क्या बन गया? इसके बाद ये बर्फ बन गया, यानी ठोस। यानी कि ये तरल पदार्थ से ठोस बन गया। यानी इसमें भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें इसके गुणधर्म बदल गए। देखिए, तरल पदार्थ था और ये ठोस हो। ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा, समझिएगा इस बात। ये बर्फ जो है, बर्फ से पानी का बनना, आपसे कोई पूछता है तो क्या बताएंगे? भौतिक परिवर्तन। लेकिन एक स्थिति इसकी देखिए, ठोस था, ठोस से क्या बन गया? द्रव। तो यह रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत भी आया, लेकिन इसको आप भौतिक परिवर्तन ही कहेंगे। कंफ्यूजन दूर हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब जैसे आपका जो शरीर है, पहले 10 किलो का था, आप 20 किलो के हो गए, लेकिन है तो वही ना, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। लेकिन शरीर में बहुत ढेर सारा रासायनिक परिवर्तन भी होता है, जैसे मूछा निकालना, दाढ़ी निकालना, ये रासायनिक परिवर्तन के कारण ही आपका ये संभव हो पाता है। ठीक है, और पूरी तरह से बदलाव होता है। जैसे बल्ब फट गया,
क्या बल्ब फट गया है तो क्या बल्ब को फिर से नहीं बनाया जा सकता? उस बल्ब को बनाया जा सकता है। इसलिए वह क्या है? भौतिक परिवर्तन। अब देखिए, आपने चावल को पका दिया, चावल को पकाने के बाद क्या उस चावल को फिर से उसी रूप में नहीं लाया जा सकता? नहीं लाया जा सकता, इसलिए वह रासायनिक परिवर्तन। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। फिलहाल ये सामान्य जानकारी है, ये आप लोगों को केवल मैं जानकारी के तौर पे दे रहा हूँ, ठीक है? इसका इस लेसन से कोई लेना देना नहीं। आपको ये स्टोरी है, इसको याद रखिए कि वाई द वे मैं अभी छोटा बच्चा हूँ और जब बुढ़ा हो जाऊंगा तो इसका मतलब मैं रहूंगा तो वही, मेरे अंदर गुण धर्म तो वही रहेंगे। मैं नहीं पढ़ता था तो आगे भी चल के नहीं पढ़ता रहूंगा, क्योंकि वो मेरी नेचुरल प्रॉपर्टी है। इस स्थिति में जब आपके गुणधर्म में परिवर्तन इस प्रकार का नहीं होता, आप जो हैं वही रहते हैं, तो इसे आप भौतिक परिवर्तन कहेंगे। रासायनिक परिवर्तन भी इंसानों में होता है, ऐसा नहीं है ना? जैसे कि आपकी स्किन थी, पहले सॉफ्ट हुआ करती थी, खूबसूरत लगते थे, अब आप बुढ़े हो गए हैं, बदसूरत लगने लगे हैं, तो हुआ तो रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन आप वही हैं, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन के साथ साथ भौतिक परिवर्तन भी होता है। दूसरी चीज मैं आपको और बता दूं, एक होता है आपका जो है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। कोई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह उतना ही कमजोर होगा। जैसे इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिक है इसलिए यह ज्यादा मजबूत है, इसको अगर फेंकेंगे तो ये टूटेगा नहीं, लेकिन चाक को फेंक देंगे, उसकी स्थितिज ऊर्जा ज्यादा मजबूत है, इसलिए वह स्थितिज मतलब जड़त्व का गुण है, उसको फेंकने के बाद वह बदलाव अपने अंदर नहीं करना चाहता, इसलिए वह क्या कहलाएगा? ध्यान से समझे, क्या कहलाएगा? कि उसकी ऊर्जा जो है कमजोर है, उसकी ऊर्जा कम है, इसलिए उसमें परिवर्तन आसानी से हो जाता है। यानी आप यह कह सकते हैं कि जिसकी स्थिति ऊर्जा अधिक होती है उसमें परिवर्तन जल्दी हो जाता है, और जिसमें कम होती है उसमें परिवर्तन क्या होता है? जल्दी नहीं होता। जैसे जो इंसान पढ़ना चाहे उसको आसानी से पढ़ाया जा सकता है, और जो स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहे उसको आसानी से नहीं पढ़ाया जाता। ठीक, क्लियर? फिलहाल ये तो मैं बेसिक जानकारी के तौर पे आपको बता रहा था, अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में समझें। स्टूडेंट्स, अभी तक तो आप लोग एक प्रकार का वही कर रहे थे, समझ रहे ना, वही कर रहे थे। अब ओरिजिनल काम करने जा रहे हैं, मतलब अभी तक आप लोग ऐसे ही पढ़ रहे थे, पुरानी चीज़ों को, पुराने यादों को आप लोग ले रहे थे कि ऐसा हो जाता वैसा। अब आप लोग मेन टॉपिक के मुद्दे पे आइए, है क्या? केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया है। अब हम लोग मेन मुद्दे पे चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा सा टेक्निकल इशू है क्या देख लेता हूँ, दैट्स अ क्लियर, नो एनी प्रॉब्लम। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। टॉपिक यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा टाइट होकर पढ़ना है, मोस्टली है रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रियाएं। यहां से चैप्टर होता है स्टार्ट, केमिकल रिएक्शन। बाकी बेसिक चीजें जो मैंने बताया वो केवल माइंड में रखना है, वो आपके एग्जामिनेशन के व्यू से नहीं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है उसको सबसे पहले लिख लीजिए। ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। या ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, हाँ यार इसको तो हमने थोड़ा सा देखा है, समझा है, पढ़ा है, ठीक है। तो
ऐसा अभिक्रिया, ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन बाय विच न्यू सबस्टेंसेस जनरेटेड, नया जो है क्या होगा, सबस्टेंस, नया उत्पाद बनेगा। अब चलिए थोड़ा सा हम आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए इसमें दो चीजें होंगी और समझ लीजिए इसको। पहला होगा अभिकारक और उसके बाद उत्पाद। अब ये ना समझ लीजिएगा उत्पाद का मतलब जो उपद्रव करे, इंग्लिश में पूछ रहे हैं, चलिए ठीक है। रिएक्टेंट, व्हाट, दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट। आप लोग भी प्रोडक्ट ही हैं अपने मम्मी पापा के, ठीक है। चलो, अभिकारक का मतलब क्या है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, जो अभिक्रिया में भाग ले, जो अभिक्रिया में भाग ले, जो अभिक्रिया में क्या करे, अभिक्रिया में भाग ले। और उत्पाद का मतलब जो बने, जो नया निर्मित बने, साधारण भाषा में लिखिएगा। तो अभिकारक का मतलब अगर आप जैसे चीनी ले लेते हैं, जैसे चीनी ले लेते हैं, चीनी और पानी, जल, और उससे क्या बन जाता है, शरबत। अभी मैं केवल साधारण बात करूं, चीनी और जल, चीनी और जल से क्या बन गया, शरबत। नींबू भी डाल सकते हैं आपको स्वादानुसार। तो अब देखिए, ध्यान समझिए, ये अभिकारक है, चीनी और जल क्या है, ये अभिकारक है, इसे हम बोलेंगे रिएक्टेंट, अभिकारक। और ये शरबत जो है ये क्या है, उत्पाद है, प्रोडक्ट। कॉमन सी बात समझ में आ गई ना। जैसे दो चीजों को जब मिला, दो चीज जो मिल के बनाते हैं, दो या दो से अधिक चीजें भी हो सकती है, ढेर सारी चीजों को जब आप मिला देते हो तो जिनको जिनको मिलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक। जो अभिक्रिया को करें उसे अभिकारक, जो नए निर्मित हो, जो अभिक्रिया के बाद बने उसे उत्पाद। जैसे आपने चावल को पकाया, पानी डाला तो चावल और पानी क्या हो गया, अभिकारक। और जो बना पका हुआ चावल वो क्या हो गया, उत्पाद। मैं भी जाऊंगा चावल पकाने। तो इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अभिकारक और उत्पाद समझ लीजिए पहली बात, ठीक है, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे भोजन का पचना, भोजन का पचना आपके बॉडी में जाता है तो कई प्रकार के एंजाइम्स मिलते हैं भोजन से और उसको पचाते हैं। तो एक रासायनिक प्रक्रिया होती है कि जैसे जो भोजन है उससे कार्बोहाइड्रेट है ना, क्या होता है, भोजन क्या होता है, सबसे पहले ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। तो जो ग्लाइकोजन का फॉर्मेट है बनता है वो रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद ही वो फॉर्मेट तैयार होता है, फिर लौट ऑफ आपके बॉडी में एनर्जी मिलती है। ओके, क्लियर। तो जैसे भोजन का पचना होगा, पचाना नहीं, पचना, ठीक है। श्वसन करना, श्वसन करते हो ना, ऑक्सीजन लेते हो फिर CO2 निकालते हो, यानी कार्बन प्रेजेंट रहता है इसमें। श्वसन करना, ऑक्सीजन का ग्रहण करना, ठीक है। अभी मैं श्वसन और श्वासोच्छ्वास पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल सांस का लेना, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे लोहे पे जंग लेना, लोहे से जंग नहीं करेंगे, लोहे पर जंग लगना, जंग लगना। देखिए आयरन होता है, उसमें वो ऑक्सीडेट हो जाता है, ऑक्सीडेट होने के बाद ये नया निर्माण हो जाता है, यानी कि जंग फॉर्मेट बन जाता है, या फिर ऑक्साइड बन जाता है। तो आपको ये चीज़ समझना है कि लोहे पे जैसे जंग लगना है, और ढेर सारी चीज़ें, जैसे दाल है, दाल रखा हुआ है, दही का बनना है, तो दाल क्या होता है, दाल को कंटिन्यू अगर 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे ऐसे रख दिए जाए गर्मी के मौसम में तो क्या होता है, उसमें खट्टापन आ जाता है, उसका टेस्ट बदल जाता है। तो ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ढेर सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसको आप बाजार से लेके आते हो, पन्नी में रखने के बाद उसमें ढेर सारी गंदगी हो जाती है, जैसे आप क्या बोलते हैं, फफूंद लग जाना या वगैरह वगैरह। तो वो सब फफूंदा वगैरह जो लग जाता है तो वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, उसकी टेस्ट में क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, समझ आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब भाई एक चीज, रासायनिक जो परिवर्तन आपने देखा, रासायनिक परिवर्तन जो आपने देखा, केमिकल रिएक्शन जो आपने देखा, उसे क्या चीज जनरेट होके आया, यानी परीक्षण करने के बाद आपने क्या पाया, कैरेक्टर स्केच क्या निकल के आए, उसके व्यवहार क्या निकल के आए, तो उसको आप बोल सकते हैं रासायनिक
परिवर्तन का प्रेक्षण। आपने एनालिसिस करके क्या निकाला? एनालिसिस करके ये निकाला नंबर 1 कि इसके अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन, चेंजिंग इन स्टेट, पहला नंबर। चेंजिंग इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन, ये क्या है? देखिए ध्यान से समझने की बात है ये। जैसे आपका S2 है और O2 है, ये मिलकर क्या बनाते हैं? ये क्या फॉर्मेट तैयार करेंगे? H2O बनाते हैं। अभी मैंने जैसे हाल ही में चर्चा किया था, ये क्या बनाते हैं? देखो ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, और दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? जल बना देते हैं, वाटर बना देते हैं। तो देखिए ये गैस था, और गैस से क्या हो गया? जल हो गया, यानी तरल पदार्थ बन गया, तरल, जलीय अवस्था में आ गया, तरल पदार्थ के रूप में बन गया। तो ये समझिए कि ये देखिए इसकी अवस्था में बदला गया, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, तो गैस से किस रूप में आ गया? ये द्रवीय रूप में आ गया। तो गैस से द्रव यानी कि इसके पदार्थ में क्या हुआ? इसकी अवस्था में बदलाव हुआ। क्लियर, समझ में आ गया? दूसरा परिवर्तन देखिए, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, चेंजिंग इन कलर, कलर देखो, कलर, कलर, रंग, रंग में कैसे बदलेगा भाई? देखो जैसे आयरन है, क्या है? आयरन, आयरन में कोई सल्फेट हम मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं? किसी का सल्फेट मिला देते हैं। जैसे हमने इसमें क्या मिला दिया? कॉपर सल्फेट, SO4, तो ये क्या बन जाता है? आयरन सल्फेट। बचता क्या है? कॉपर। ये चीज देखिए, इसके रंग में क्या हो जाता है? बदलाव हो जाता है। आप आजमाइश करिएगा। दूसरी चीज आप ये समझिए, जैसे जल है, जल में आप ढेर सारे फ्लेवर को डाल दीजिए, कोई रंग को मिला दीजिए, तो वह रंग उतना गाढ़ा रंग न रहेगा और वह जल उतना रंगीन न रहेगा। या तो आप ये समझिए कि जैसे आपने क्या किया, चाय बनाया, तो चाय में 3 चीजें डालते हैं आप लोग ज्यादातर, चाय पत्ती, चीनी और पानी, दूध भी डालते हैं, अच्छा ठीक। तो दूध का रंग होता है सफेद, चीनी का रंग रंगहीन, और उसके बाद जल का भी रंग रंगहीन। चाय पत्ती डाल दिया, वो काली रंग की। लेकिन जब उसका फॉर्मेट तैयार होकर चला आता है तो उसके रंग में एक बदलाव होता है, देखते होंगे ना, उसका रंग क्या हो जाता है? कत्थई रंग हो जाता है, मतलब अलग टाइप का रंग आ जाता है। ना वो सफेद है, ना वो काले रंग का है, यानी कि उसके रंग में क्या हो गया? एक बदलाव हो गया। दिस इज नोन एज द केमिकल चेंजिंग।